तो आज आखिरी लेक्चर होगा बेटा विश्व के भूगोल का। और इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे भारत का भूगोल। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत का भूगोल ज़्यादा जरूरी है ना। भले ही वक्त विश्व के भूगोल में ज़्यादा लगा है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बिना विश्व के भूगोल को पढ़े भारत का भूगोल पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि भारत के भूगोल की ढेर सारी चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट, बस चीज़ों को पढ़ना है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे उसका अगले हफ्ते से इंडियन ज्योग्राफी। और दूसरा ये कि एक सेगमेंट आज हम खत्म करेंगे, छोटा सा टॉपिक है प्रेरी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, यही है ना बेटा। तो आज इसको बात कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद एक टेस्ट आपका बेटा है। तो टेस्ट परंपरा है कि टेस्ट आपका सैटरडे को होता है, तो अगले सैटरडे को टेस्ट लेंगे, है ना। लेकिन टेस्ट का टॉपिक यही होगा, विश्व के भूगोल का जो हम लोगों ने पढ़ा है स्थल मंडल, है ना बेटा। उसकी चर्चा करेंगे, फिर भारत का भूगोल जब पढ़ लेंगे तो भारत के भूगोल का टेस्ट लेंगे, ठीक है बेटा। तो शुरुआत किया जाए बेटा, छोटा सा टॉपिक है, आज फिनिश किया जाए इसे। हेडिंग बना लीजिए, शायद हेडिंग कल बना लिया था बेटा, प्रेरी प्रदेश या स्टेपी प्रदेश। इसकी स्पेशलिटी पे मैंने उसी समय चर्चा किया था थोड़ा सा, जब हम भूमध्य सागरीय प्रदेश पढ़ रहे थे। दोनों में कुछ तुलना करनी है और दोनों में कुछ अंतर है, तो इस पे फोकस करते हैं। जो प्रेरी प्रदेश है, जो स्टेपी प्रदेश है, और जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, दोनों में समानता यह है कि समान अक्षांशों पे दोनों है, यानी लैटिट्यूड इनका एक ही है। मोटा मोटा आप कह लो कि 30 अंश अक्षांशों से 45 अंश अक्षांशों तक, ये तो समानता हो गई बेटा दोनों क्षेत्रों में। दोनों में डिफरेंस क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेश कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है, और स्पेशली पश्चिमी तटों पर, क्योंकि पश्चिमी तटों पर ही वो कैरेक्टर मिलता है शीतकाल में वर्षा हो पाती है, बोले बेटा। और भूमध्य सॉरी ये प्रेरी प्रदेश जो होते हैं वो अंदर होते हैं, कोस्टल एरिया में नहीं होते, यानी स्थलों के या महाद्वीपों के बीच के भाग में पाए जाते हैं। बीच का अक्षांश वही रहेगा बेटा, 30 से 45 अंश अक्षांश। अब बीच में अगर है तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा जरा समझना। गर्मियों में ये पूरे इलाके वाणिज्यपन के प्रभाव में आएंगे, हाँ या ना। और शीतकाल में ये पूरा इलाका पश्चिमोपन के प्रभाव में आएगा। अब वाणिज्य पवन के प्रभाव में आएगा तो भी यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि पूरब से जब वो इंटर करता है तो आंतरिक भागों तक पहुंचते पहुंचते वर्षा करने की शक्ति काफी कम हो जाती है। और जब ये इलाका पश्चिमा पवन के प्रभाव में होता है तो भी चक्रवात वगैरह तो आते ही रहते हैं, साइक्लोन्स तो आते हैं, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये भी पश्चिमी तटों की ओर ही वर्षा अधिक कर पाते हैं। तो कुल मिला जुला के इन क्षेत्रों में थोड़ा सा माइल्ड कंडीशन है, यानी टेम्परेचर क्या है बेटा, थोड़ा माइल्ड रहता है, और वर्षा थ्रू आउट ईयर होती रहती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और कहा जाता है कि यहाँ जो वर्षा होती है वो फुहारों की शक्ल में होती है, माने हैवी रेन वाला कंडीशन यहाँ कभी नहीं होती। थोड़ा उच्च अक्षांश में होने के कारण दो ऋतुएं साफ साफ दिखती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर देखो तो गर्मियों में 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। हाँ, जाड़े में उत्तरी गोलार्ध में एक समस्या देखने को मिलती है कि टेम्परेचर हिमांक से नीचे हो जाता है, यानी बर्फबारी की स्थिति हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में इन प्रदेशों में गर्मी तो थोड़ी सी उष्ण रहती ही है, लेकिन विंटर भी थोड़ा गर्म रहता है। और कहते हैं कि यहाँ की दक्षिणी गोलार्ध में जो जाड़ा है इन क्षेत्रों में वो थोड़ा सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मतलब हार्ड नहीं होती, टेम्परेचर हिमांक तक कभी पहुंच नहीं पाता। यानी दो ऋतुएं दिख रही हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत नहीं हो पाती, इस कारण, और टेम्परेचर भी कम है, तो वर्षा माइल्ड और टेम्परेचर माइल्ड, तो वनस्पति होती ही नहीं, यानी पेड़ों का बड़ा अभाव है इन क्षेत्रों में। हाँ, घासें बहुत पाई जाती है,
वृक्ष आपको यदा कदा नदी घाटी वाले इलाकों में देखने को मिलेंगे, नहीं तो पूरे इलाके में एक छोटी घास है। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर से वनस्पतियों से बड़ा लेना देना है। जिन इलाकों में टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां की वनस्पतियां थोड़ी हार्ड होंगी, कड़ी होंगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाके देख लो, झाड़ियां कांटेदार, मैंने पूछो मत। तो इन क्षेत्रों में टेम्परेचर माइल्ड होने के कारण बेटा मुलायम घासें बहुत होती हैं, सॉफ्ट और छोटी होती हैं, सामाना जैसी 2 से 3 मीटर लंबी नहीं होती। क्लियर है बेटा? अब छोटी घासें अगर होंगी, मुलायम घासें होंगी, तो ये पूरा क्षेत्र चारागाह के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। यानी जबरदस्त उपयोग किया जाता है इनका। किस लिए बेटा? चारागाह के रूप में। दुनिया में सबसे अधिक पशु इन्हीं क्षेत्रों में पाले जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका वगैरह में देखो या यूरोप वगैरह में देखो, तो इतने बड़े बड़े चारागाह हैं और इतने बड़े, माने साइंटिफिक ढंग से उसको एक चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी नाम सुना है काउबॉयज? टीवी उवी देखो तो आपको देखेंगे ना, वो एक हैट और अजीब तरह का पैंट और एक रिवॉल्वर और घोड़े पे बैठ के चलते हैं काउबॉयज। ये कौन होते हैं पता है? चरवाहे। जो हम लोग क्या चरवाहा बोला जाता है, वहां काउबॉयज कहे जाते हैं, लेकिन बड़े स्मार्ट होते हैं। तो वहां जो पशु को घोड़े पे चराते हैं, आप कहेंगे हम लोग के यहाँ तो ऐसे पैदल वैदल ही काम चल जाता है। नहीं, बड़ी संख्या में। और आजकल तो इतना मॉडर्नाइज हो गया बेटा, दूध का उन इलाकों में बहुत उत्पादन होता है, गायें बहुत पाली जाती है उन इलाकों में। आजकल तो किसान हेलीकॉप्टर से चलाते हैं। संख्या भी ठीक ठाक होती है ना गाँव की। और मुझे लगता है कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर चारागाह शुरू हो सकते हैं, और बड़ी हेल्दी होती है गायें, और उन इलाकों में चारागाह के रूप में प्रयोग। दूसरी मजेदार बात कि दुनिया में सबसे अधिक भेड़ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी है ना बेटा ऐसा क्षेत्र? बोल नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं इन्हें? नहीं नहीं, जैसे इन क्षेत्रों के नाम अलग अलग है ना, देखो मत, थोड़ा रुको। जैसे उत्तरी अमेरिका में हम इसको प्रेरी कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहते हैं। नहीं, कटाना श्रीलंका में कहते हैं, है ना? इन इलाकों में क्या कहते हैं? देख लो, पढ़ क्या रहे हो जरा से ये बताओ। शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश, सवाना जो है ना बेटा, उष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश है, इसको कहते हैं डाउन्स। ठीक है? और दक्षिणी अमेरिका, सॉरी, दक्षिणी अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं? वेल्ड। थोड़ा नाम वाम भी ध्यान में रखना है बेटा। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये इलाके हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन इलाकों में बहुतायत से भेड़ें पाई जाती हैं, और एक विशेष ब्रीड की भेड़ है जिसको कहते हैं मैरिनो। इसका जो फर होता है, इसका जो ऊल होता है, भेड़ों के ऊल में सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। लेकिन हाँ, जो ऊल होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का, वो भेड़ों का नहीं होता। भेड़ों में सबसे बेस्ट मैरिनो का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो फर हैं ढेर सारे, उसमें बढ़िया ऊल भेड़ों का नहीं होता, बकरियों का होता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर के इलाके में एक बकरी पाई जाती है पश्मीना, उसी के नाम पे उस ऊल का नाम ही हो गया पश्मीना। तो जम्मू कश्मीर में पश्मीना की सालें और ये वो सब बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऊल की एक वैरायटी जिसको लोग कहते हैं अंगूरा, ये रैबिट का फर होता है, ये खरगोश का बाल होता है। ऊल वो सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे कॉस्टली भी होता है। थोड़ा सा लिखा जाए बेटा, फिर आगे बढ़ा जाए। लिखें। दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही गोलार्धों में 30 से 45 अंश अक्षांशों पे, दोनों ही गोलार्धों में कितना बेटा? 30 से 45 अंश अक्षांशों पर स्थलों के आंतरिक भागों में
प्रेरी या स्टेपी प्रदेश पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में छोटे छोटे बेटा अवधारणाएं हैं, समझ है, दिमाग में बैठाना है। उत्तरी गोलार्ध में इन क्षेत्रों में तापांतर अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है। क्लियर है बेटा? लेकिन उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक तथा जाड़ों में तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। क्लियर है बेटा? हिमांक से नीचे चला जाता है। इस कारण इन क्षेत्रों में तापांतर माने ताप का अंतर, और तापांतर जो भी कहा जा रहा है बेटा वो वार्षिक कहा जाता है ना। इसलिए इन क्षेत्रों में तापांतर 30 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। 30 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, सेंटेंस पूरा भी हम करेंगे, पहले सुन लीजिए। इन क्षेत्रों मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेशों में। अब पलट के पूछेगा परीक्षा में कि शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेशों में तापांतर दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होता है, तापांतर उत्तरी गोलार्ध में अधिक होता है। अब ऐसे कर करके आजकल पॉइंट बन रहे हैं ना बेटा, जो आपको तकलीफ में डालेंगे। तो ध्यान रखना, तापांतर अधिक उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर कम देखने को मिलता है। वजह क्लियर है? ये बताना पड़ेगा। तापांतर दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नहीं होता, उत्तरी गोलार्ध में अधिक होता है। क्या कारण है? वही जल स्थल का जो मामला है वो डिसाइड करता है ना। पानी अगर चारों तरफ से है तो टेम्परेचर को वेरी नहीं होने देगा बहुत ज्यादा। ठीक है? दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल, दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल में तापमान हिमांक के नीचे नहीं हो पाता। सॉरी, सेंटेंस ठीक करें, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान हिमांक तक नहीं जा पाता। दक्षिणी गोलार्ध में, अब जाहिर सी बात है मामला शीतकाल में ही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में, या कोई डाउट हो रहा है तो लिख लो, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान शीतकाल में हिमांक तक नहीं जा पाता, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में वार्षिक तापांतर कम होता है। वार्षिक तापांतर क्या होता है बेटा? कम होता है। तो कम जितना होता है वो भी लिख लो, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। लगभग कितना बेटा? 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अच्छा, एक बात कि टेम्परेचर देख के एक बात तो समझ में आ रही है कि साल भर में 2 ऋतु तो महसूस हो रही है, एक ग्रीष्मकाल और एक शीतकाल। क्लियर है बेटा? अब जरा देखिए, ग्रीष्म काल में अब लिखना नहीं, अभी सुनो। ग्रीष्म काल में ये इलाके वाणिज्य पवन के प्रभाव में आते हैं, और शीतकाल में ये इलाके पश्चिमा पवन के प्रभाव में आते हैं। चूंकि ये अंदर की ओर है
तो वर्षा तो दोनों से होती है, वाणिज्य पवन से भी होती है और इससे पछुआ पवन से भी होती है। लेकिन चूंकि अंदर होने के कारण वर्षा माइल्ड होती है, माने बहुत हल्की होती है। 25 सेंटीमीटर के आसपास जो वार्षिक वर्षा है ना बेटा, वो लगभग नहीं के बराबर है। और कभी भी वर्षा हैवी नहीं होती। वो जब होगी तो माइल्ड वर्षा होगी, फुहारों के रूप में वर्षा होगी, लेकिन जैसे बारिश होती है तेज या हैवी रेन, ऐसा वहां कभी देखने को नहीं मिलता। क्लियर है बेटा? एक बात कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में वर्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होनी चाहिए, तो सोच के बताना बेटा, बाकी तो हम लिखाएंगे। माने इन क्षेत्रों में, तृण प्रदेश में वर्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक होनी चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में? सोच के बताइए। वर्षा अधिक उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए। देखो जरा, देखो के बोलो तो ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअल में उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल है वो काफी फैला हुआ है बेटा, और मैंने कहा कि उनके बीच में ये रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखो तो भी बीच में रहते हैं, लेकिन असलों का फैलाव बहुत ज्यादा नहीं है। तो पूर्वा भी घूमते घामते असर थोड़ी छोड़ देती है और पछुआ भी असर छोड़ देती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में चूंकि इतने अंदर होते हैं, इनका असर वहां तक नहीं होता। तो ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक हो जाती है। क्लियर है बेटा? और समुद्रों का विस्तार वगैरह भी है ना बेटा, तो मॉइस्चर वगैरह भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो बारिश हो जाती है। ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन उष्ण काल में, सॉरी ग्रीष्म काल लिख लो, ग्रीष्म काल में यह क्षेत्र ग्रीष्म काल में यह क्षेत्र वाणिज्य पवन के प्रभाव में होते हैं, जबकि शीतकाल में ये क्षेत्र शीतकाल में ये क्षेत्र किसके बेटा? पछुआ पवन के प्रभाव में होते हैं। सागरों की ओर से आने के कारण दोनों पवन वर्षा करने की शक्ति रखते हैं। वर्षा करने की शक्ति रखते हैं, परंतु इन क्षेत्रों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में होने के कारण महाद्वीपों के क्या बेटा? आंतरिक भाग में होने के कारण वर्षा अल्प मात्रा में होती है। वर्षा क्या होती है बेटा? अल्प मात्रा में होती है, परंतु वर्ष भर होती है। परंतु क्या बेटा? वर्ष भर होती है। उत्तरी गोलार्ध में यह वर्षा उत्तरी गोलार्ध में यह वर्षा 25 सेंटीमीटर वार्षिक, यह वर्षा कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर वार्षिक, तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह वर्षा
50 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, 50 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। अब दो टॉपिक हम लोगों को मिला बेटा, दो टॉपिक को अलग करते हैं, ठीक है, उसमें से भीड़ में से बाहर निकालते हैं। वो क्या दिखा बेटा? पहला दिखा कि तापांतर उत्तरी गोलार्ध में अधिक, दक्षिणी गोलार्ध में कम। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा कम और दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक। ये दो चीज महत्वपूर्ण है, दिमाग में रखिएगा। बच्चों के दिमाग में हमेशा फैक्ट रहता है कि तथ्य कुछ दिखे, और यही वो आपको शहीद कर देते हैं। ये मोटी मोटी चीजें हैं बेटा, इसको दिमाग में एक नोट बना के लिखो। इन क्षेत्रों की विशेषता उसी में लिखा है, डिटेल में लिखा है, अलग करो ताकि रिवाइज करते समय काम आए। पहला, उत्तरी गोलार्ध में तापांतर अधिक, दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर कम। ये बहुत बड़ी खासियत है बेटा, तो भूलना नहीं है, ठीक है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में वर्षा कम, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक। किन अक्षांशों में बेटा? 30 से 45 अंश। ये दो चीज दिमाग में रखना है बेटा। अब थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं कि इनके क्षेत्र कहाँ कहाँ है ना बेटा। एक छोटी सी हेडिंग बना लें, क्षेत्र। लिखें, उत्तरी अमेरिका में क्या नाम है बेटा इनका? नहीं, यहां नहीं कुछ लिखा हुआ है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी प्रदेश कहते हैं, देखें, प्रेरी प्रदेश या प्रेरीज। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में एक के नीचे एक लिखो बेटा, इसे मत लिखो। दक्षिणी अमेरिका में पंपास। दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं बेटा? पंपास। यूरेशिया, यूरेशिया मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूरोप और एशिया का मिला जुला इलाका है। यूरेशिया में इसे, यूरेशिया समझ रहे हो, यूरोप और एशिया। तो आप इधर जो देख रहे हो ना बेटा, यूरोप और एशिया दोनों मिला के है। तो इस पूरे इलाके में इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेप्स या स्टेपी। स्टेप्स या स्टेपी प्रदेश। स्टेप्स या स्टेपी प्रदेश हो गया बेटा। दक्षिणी अफ्रीका में स्केच बेटा देखे नहीं हो घर पे जाके। दक्षिणी अमेरिका में, सॉरी अमेरिका में कह रहा हूं, दक्षिण अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं बेटा? बेल्ट कहते हैं। देखा? और ऑस्ट्रेलिया में बेटा डाउन्स कहते हैं। नाम याद रखो भैया, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा, है ना। डाउन्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, मुझे बात कर लेने दीजिए। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है बेटा, लेकिन चर्चा करनी पड़ेगी, इसकी स्पेशलिटी आपको बतानी पड़ेगी। तापमान की बहुत विविधता नहीं, वर्षा की कमी, स्थलों का आंतरिक भाग,
ये सब असर छोड़ता है वनस्पतियों पे। तो वृक्षों का अभाव होगा, मैंने बोला था वृक्ष अभाव होंगे, घासें बहुतायत में होंगी, लेकिन घासें मुलायम होंगी, सॉफ्ट होंगी, इसलिए पशुओं को ये घासें बहुत पसंद है। और इसमें एक बड़ी विशेष घास है जिसका नाम है अल्फा अल्फा। बड़ी दवा ववा भी बनती है भाई होम्योपैथ वगैरह में। तो ये अल्फा अल्फा घास होती है बेटा, और कहा जाता है कि पशुओं के लिए ये सबसे बेहतरीन घास होती है चारागाह के रूप में। तो थोड़ा सा बेटा विशेषता लिखना, एक हेडिंग बना लो, इन क्षेत्रों की विशेषता। वर्षा तथा अधिक ताप की कमी के कारण वृक्षों का सामान्यतः अभाव होता है। वृक्षों का क्या बेटा, सामान्यतः अभाव होता है। घासें बहुतायत में पाई जाती हैं। हाँ, बहुतायत माने अधिकता में पाई जाती है। घासें छोटी तथा मुलायम होती हैं। घासें छोटी तथा मुलायम होती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों को किस रूप में बेटा, चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ की एक विशेष घास अल्फा अल्फा, 2 बार लिखिएगा। यहाँ की एक विशेष घास अल्फा अल्फा पशुओं के लिए अत्यधिक पौष्टिक मानी जाती है। मानी जाती है। क्लियर है बेटा? विश्व में सर्वाधिक पशु इन्हीं क्षेत्रों में पाले जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक पशु कहाँ बेटा, इन्हीं क्षेत्रों में पाले जाते हैं। लिखें, यह संपूर्ण क्षेत्र भेड़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी दुनिया में सबसे अधिक भेड़ें भी इसी इलाके में पाई जाती हैं। क्लियर है बेटा? ऑस्ट्रेलिया की मैरिनो भेड़, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी बेटा, मैरिनो भेड़ इन्हीं क्षेत्रों में पाली जाती है, जो अपने ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऊन माने फर के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है बेटा? हाँ, इनके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में गायें भी बहुत अधिक मात्रा में पाली जाती हैं। तो जैसे एक गाय, तो मुझे लगता है कि इतना कॉमन हो गई भारत में, जिसको हम लोग कहते हैं जर्सी। अभी हम लोगों की ओरिजिनल जो ब्रीड है गायों की, वो खत्म हो गई लगभग।
जानबूझ के ऐसा किया गया क्योंकि ऑपरेशन जब फ्लड चला दुग्ध उत्पादन के लिए, पता है ना, भारत में श्वेत क्रांति के नाम से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी थी कि हम लोग क्या, जो नेटिव जो काऊ थे, इनकी दुग्ध उत्पादक क्षमता ज़्यादा नहीं थी, जिसको हम लोग देसी गाय कहते हैं। तो ये ज़्यादा दूध देती नहीं थी। तो अब ये था कि ये प्रोग्राम बनाया गया कि आखिर किया क्या जाए, इनको हाइब्रिड किया गया। तो उससे दो फायदे हो गए। एक तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो अनुकूलता भी धारण कर लेती थी, और दूसरा कि इनकी दुग्ध उत्पादक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाती थी। क्योंकि वो जो गाय हैं बेटा, जिनको हम लोग फ्रीजियन या जर्सी कहते हैं, ये ठंडे क्लाइमेट में इनको ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि हम लोगों का क्लाइमेट बहुत ठंडा नहीं होता, तो इसलिए इनको ओरिजिनल फॉर्मेट में पालना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन तोड़ ढूंढ लिया हम लोगों ने। और ये भी एक बहुत बड़ा अभियान था, जिसकी वजह से आप देखते हो दुनिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक बन गए हम। दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन हम करने लगे। अरे भाई, अकेले अमूल इतना दूध पैदा करता है? पैदा नहीं करता, वो अमूल इकट्ठा करता है। लेकिन अमूल इतना दूध इकट्ठा करता है जितने यूरोप के कई देश मिला के करते होंगे। अकेले अमूल, अदर डेयरी, मदर डेयरी, फलाना धमाका छोड़ दो। ये बहुत बड़ी तरक्की है बेटा इस देश की, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। तो ये कम से कम हमारे लोगों ने दिखाया कि अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाए तो रास्ते निकाले जा सकते हैं, और रास्ते निकाल लिया हम लोगों ने। और वहाँ अगर आप देखोगे तो ये जर्सी और फ्रीजियन नस्ल की गाय जो होती है ना, एक तो क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, मुलायम घासें होती हैं, ये चारागाहों में ही ज़्यादातर रहती है, खाती पीती रहती, घूमती रहती है। तो इन्हीं को इकट्ठा उखट्टा जब करना होता है तब काऊ बॉयज निकल जाते हैं, है ना। और ये घोड़े से निकलते थे, तो चूंकि घोड़े बहुत दूरी तय कर लेते थे। लेकिन आजकल तो सब आधुनिक हो गया है। अब तो चारागाह के लिए सबसे ज्यादा डॉग का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रेन डॉग्स होते हैं भेड़ों के लिए, तो पूछो मत, आदमी से बढ़ के इनको घेरते हैं। ये ट्रेन डॉग होते हैं, तो ये करते क्या है कि बस एक इशारा अगर मिला नहीं कि सारी भेड़ों को घेर देंगे, और घेर घार के इनको अपने बाड़े में पहुंचा के छोड़ेंगे। तो आदमी के लिए थोड़ी मुसीबत हो जाती, दो उधर भागेंगे, तीन उधर भागेंगे। लेकिन इतने ट्रेंड होते हैं कि ये सब घेर घार के आगे आगे से जाके घेरते हैं, और एक दिशा में इनको दौड़ाना शुरू करते हैं, फिर दो तीन मिल के इनको सही दिशा दे देते हैं। तो पूरा इलाका ही बेटा आदमी के बस का थोड़ा मुश्किल है। ब्रॉडर एरिया है, संख्या ज्यादा है, ये सब चीजों का प्रयोग कर लेते हैं। लिखें बेटा आगे, लिखने के पहले सुने। ये जो इलाके हैं बेटा, ये तो हो गया। थोड़ा सा उत्पादकता के दृष्टि से देख लेते हैं। ये इलाके गेहूं के लिए विश्वविख्यात है। दुनिया में सर्वाधिक गेहूं जो होता है बेटा, वो इन्हीं इलाकों में होता है। अमेरिका में गेहूं बहुत होता है। अरे नहीं मालूम है बेटा? अमेरिका के प्रेरी प्रदेशों में बहुत गेहूं का उत्पादन होता है। आपको पता है कि अर्जेंटीना में गेहूं का बहुत उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि पंपास वाला इलाका है। आपको पता है कि यूरोप में गेहूं का बहुत उत्पादन होता है? नहीं पता है? यूक्रेन की लड़ाई देख लो, यूक्रेन में गेहूं जौ का बड़ा जबरदस्त उत्पादन होता है। रशिया में उत्पादन होता है, ऑलमोस्ट यूरोप में ही उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं बहुत पैदा होता है। गेहूं के पैदा होने की एकदम आइडियल कंडीशन ये उपलब्ध कराते हैं। आपको पता है कि गेहूं की फसल को पानी बहुत अधिक नहीं चाहिए होता है। गेहूं की फसल उन इलाकों में होगी जहां कम से कम दो तीव्र ऋतुएं हो जो आपस में मिलती हो, हॉर्स कंडीशन। क्योंकि गेहूं की बुआई के समय बहुत कम तापमान चाहिए, और कटाई के समय उतना ही हाई टेम्परेचर चाहिए। ये इलाका भैया वही होगा ना जो टेम्परेट रीजन होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा। यहाँ सारी दशाएं बेटा बेहतरी मिलती है। इसीलिए गेहूं तो होता ही होता है बेटा दुनिया में सबसे अधिक इन क्षेत्रों में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन गेहूं की बेहतर फसल हमको पंजाब में मिलती। क्यों? क्योंकि वहां ये क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बेहतर ढंग से क्रिएट हो जाती है। क्रिएट तो हमारे यहाँ भी हो जाती है,
तभी तो गेहूं होता है ना बेटा। बुआई हम कब करते हैं? जब टेम्परेचर बहुत कम होता है। और कटाई कब करते हैं? अप्रैल मई में, जब टेम्परेचर एकदम हाई होने लगता है, घासें एकदम सूख जाती हैं, भूरी हो जाती हैं, तो वहाँ ये कंडीशन बेटा नेचुरली उपलब्ध है। इसीलिए, और गेहूं ही नहीं बेटा, मकई, कॉर्न, कॉर्न के लिए पूरा इलाका भी जाना जाता है। मैंने मकई के लिए पूरा इलाका, वहां तो खाने पीने में भुट्टे का इतना प्रयोग किया जाता है कि ये बीमारी इधर भी पकड़ा दी है। कॉर्नफ्लेक्स, हाँ, अब ये ब्रेकफास्ट में चलता है। स्वीट कॉर्न, ये कौन सा नाम आ गया? यहाँ हम लोग भुट्टे को ना वो आग में भून भान के खाने वाले लोग, अब आ गया स्वीट कॉर्न। ये सब उन्हीं लोगों की बेटा मेहरबानी, उन्हीं के इलाके में होता। तो थोड़ा आधुनिकता के चक्कर में हम लोग भून के खाते हैं, वो बॉयल करके खाते हैं। भुट्टे को उबाल के दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों के टेस्ट में नहीं है। वो बॉयल करके खाते हैं। वो अलग चीज है, अच्छा तो लगता ही है। आजकल एक स्वीट कॉर्न सूप, हाँ सब स्टार्टर में पूछिए मत क्या होता है भैया। अरे 4-6 मकई का दाना और एक सूप। सूप माने फ्रूट का, फ्रूट में कह रहा हूँ, वेजिटेबल्स का या किसी का स्टॉक वगैरह डाल के 2 कौड़ी की चीज, और मुझे लगता है आपसे ठीक ठाक वसूल लेते हैं। ये कार्न वगैरह वहां के लोगों के खाने का मुख्य आहार है बेटा, क्योंकि इलाका ही वही है। इसे कहा जाता है कि भविष्य के अन्न का भंडार है ये, यानी हम ह्यूमन बीइंग के लिए ये पूरा इलाका भविष्य के लिए अन्न भंडार के रूप में प्रयोग होगा। कि अनाजों की बेहतरीन खेती होती है। लिखे बेटा, इन क्षेत्रों में 2 अस्पष्ट ऋतुओं के होने के कारण गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं अगर है तो जौ भी होगा, है ना बेटा, और जौ भी होगा तो कॉर्न भी होगा, भुट्टा भी होगा। सब लिख डालो। गेहूं, जौ, भुट्टे की खेती की जाती है। मुख्य रूप से यह क्षेत्र गेहूं के लिए विश्वविख्यात है। मुख्य रूप से यह क्षेत्र गेहूं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। इन क्षेत्रों में सिंचाई आदि के साधनों का विकास कर लिया गया है। इसलिए विश्व में सर्वाधिक गेहूं इन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। इसलिए विश्व में सर्वाधिक गेहूं इन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाए। आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने कि जब हम गणतंत्र हुए बेटा, तो भारत में जो खाद्य, जनसंख्या हमारी बहुत कम थी, आज की तुलना में काफी कम जनसंख्या थी, लेकिन खाद्य उत्पादन चूंकि हमारे यहाँ बड़ा ट्रेडिशनल ढंग से हुआ करता था, खेती बाड़ी हमारे यहाँ एकदम पारंपरिक ढंग से हुआ करती थी, इसलिए उत्पादन प्रचुर नहीं हो पाता था, तो खाना पीना हमारे लिए पर्याप्त नहीं था एट दैट टाइम, जबकि हमारी पॉपुलेशन 35-40 करोड़ के आसपास थी। तो भी एक खाद्यान्न हमारे लिए पर्याप्त नहीं होते थे। मुख्य रूप से गेहूं की बड़ी शॉर्टेज हो जाती थी भारत में। तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ से नहीं आयात किया, हमने अमेरिका से आयात किया। अगर कभी आप पढ़ो डिटेल में जाके तो आपको आइडिया, एक बात होता है कि जहां जहां से गेहूं आयात किया होगा वहां वहां गेहूं होता जरूर होगा। तो हम जरा बोल रहे हैं कहाँ कहाँ से आयात किए, थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा।
हमने गेहूं अमेरिका से भी खरीदा उस दौर में, हमने उस दौर में गेहूं अर्जेंटीना से खरीदा, हमने उस दौर में गेहूं यूरोप से भी खरीदा, और हमने उस दौर में गेहूं ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदा। और अब तो समझ में आ ही रहा है कि ये तो वही इलाके हैं भाई, प्रेरी या स्टेपी प्रदेश वाले इलाके, गेहूं का उत्पादन होगा। उसी में अमेरिका से कुछ गेहूं आया, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। इस बीच में भी देखा, यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमने गेहूं भेजा तो तुर्की ने मना कर दिया कि गेहूं हम नहीं लेंगे, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, जो भी वजह हो। फिर रशिया ने कहा कि हम ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं थी। ये सब चलता रहता है। अमेरिका से हम लोगों ने गेहूं मंगाया, उस गेहूं के साथ एक घास आ गई। तो गेहूं में खरपतवार होते ही है बेटा, वो खरपतवार की सीड भी चली आई। आज की डेट में पूरे भारत में नाक में दम किए हुए है वो घास। और बड़ी मजेदार बात है, वो ब्रीड भारत की है ही नहीं है, वो अमेरिका की ब्रीड है। और उसे आज भी हम लोग कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं। आज भी उस घास को क्या कहते हैं बेटा? कांग्रेस घास। आप कहीं देख लो पूरे भारत में, उत्तर भारत में नहीं, कहीं खाली अगर जगह कहीं आपको दिखेगी, तो एक झाड़ जैसा छोटा सा पेड़, सफेद सफेद उस पर फूल आते हैं और छोटे छोटे। और इनकी पर कहीं देख लो ना, ये बाहर निकल के देख लो, और इनकी सबसे बड़ी परेशानी कि कहीं अगर खाली जगह है तो वहां ये विद्यमान है। और स्पेशली ये सबसे अधिक देखे गए रेलवे स्टेशनों के आसपास, क्योंकि गेहूं की ट्रांसपोर्टिंग वाया ट्रेन हुई, तो इनके सीड कहीं ना कहीं गिरते चले गए या गेहूं गिरता चला गया। अब तो इतना आफत मचाए हुए पूरे भारत में ना बेटा कि पूछो मत। और उस जमाने की जो श्राप है अब तक झेलना है। और इनकी खासियत यह है कि 6 महीने अगर धूल उड़ती रहेगी, उसी धूल में इनके सीड पड़े रहते हैं, और जैसे माहौल मिलेगा वैसे उग जाएंगे, खराब भी नहीं होते। बाहर जाके देखना कांग्रेस घास। चलो बेटा, लिखें, अनाज उत्पादन की अत्यधिक क्षमता के कारण, अनाज उत्पादन की अत्यधिक क्षमता के कारण इन क्षेत्रों को भविष्य के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, भविष्य में अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो मोटी मोटी बेटा जो विशेषता इन क्षेत्रों के दिखी वो क्या दिखी? गेहूं का उत्पादन, पशु बहुत पाले जाते हैं, स्पेशली भेड़ों के लिए क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के हम लोगों ने ज्योग्राफी में जो भौगोलिक क्षेत्र पढ़ा, थोड़ा फिर से याद दिला दें। इक्वेटोरियल रीजन पढ़ा, विषुवतीय क्षेत्र पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी उष्णकटिबंधीय तीर्ण प्रदेश पढ़ा हम लोगों ने, जिसको हम लोग बेसिकली सवाना के नाम से जाने। फिर हम लोगों ने भूमध्य सागरीय प्रदेश पढ़ा, मेडिटेरियन रीजन। और फिर हम लोगों ने अभी लास्ट में पढ़ा क्या बेटा? प्रेरी या स्टेपी प्रदेश या टेम्परेट ग्रासलैंड। इस पे नजर बना के रखिएगा, है बहुत प्रदेश में, नहीं पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। सेंट लॉरेंस प्रदेश, चीन प्रदेश, लिमाका प्रदेश, बहुत कुछ है, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सब है। टैगा टुंड्रा तो आएगा जब भारत की वन वनस्पति पढ़ेंगे हम लोग, तो टैगा, टुंड्रा और एल्पाइन ये तीनों आ जाएंगे। और इसके बाद बेटा अगर कुछ पूछा जाएगा तो हम यही उपलब्ध है, सवाल ही नहीं है। यहां मजबूत रहिएगा। ज्यादातर आप क्या करते हो, घास के मैदानों का नाम याद करते हो, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का नाम याद करते हो, सवाना, लानोस, कैंपास, फलाना, डेमाका। और बड़ी अच्छी बात है कि आपको उम्मीद के अकॉर्डिंग छोटे कंपटीशन में पूछ भी लेते हैं, है ना बेटा? हायर कंपटीशन में थोड़ा डिटेल में चलिए, जो हमने आपसे बात किया। ठीक है बेटा। तो ये हिस्सा बेटा समाप्त हुआ हम लोगों का। एक लंबा अभियान था जिसको हम लोग कहते थे विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग ने एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ा, हम लोगों ने वायुमंडल पढ़ा, हम लोगों ने जलमंडल पढ़ा, हम लोगों ने स्थल मंडल। क्लियर है बेटा? अब हेडिंग बना लीजिए और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। हेडिंग बना लीजिए बेटा,
भारत का भूगोल। पेज एकदम चेंज कर दीजिए। शुभ मुहूर्त में शुरुआत करेंगे इसकी, है ना। पंडित से पूछते हैं कि इसका मुहूर्त बढ़िया कब है। भारत का भूगोल। ठीक है बेटा। आज बेटा यही समाप्त कर रहे हैं।